तो लेट अस राइट लेंस मेकर फॉर्मूला। ठीक है जी। चलिए, तो लेट अस राइट दिस फॉर्मूला इज यूज्ड to design a lens of required focal length। ठीक है जी। तो it is a relationship between focal length relative refractive index of material of lens with respect to outside medium, radii of curvature। तो इन चार चीजों में ये रिलेशन है, ये वाला फॉर्मूला। इट इज गिवन दैट, पहले हम लिख ही लेते हैं कैसा है ये फॉर्मूला, फिर हम इसको ड्राइव कर लेंगे क्योंकि आपको वैसे भी इसको याद रखना है बिना डेरिवेशन के भी। तो दिस इज 1/f ब्रैकेट में 1/f इज इक्वल टू ब्रैकेट में 2μ1। 2μ1 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर विद रिस्पेक्ट टू रेयर, मतलब ये लेंस के मटेरियल की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है विद रिस्पेक्ट टू आउटसाइड मीडियम। डेंसर एरर नहीं बोलेंगे, लेंस की मटेरियल की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू आउटसाइड मीडियम -1 1/r1 -1/r2। तो दिस इज द फॉर्मूला। तो हेयर μ2/μ1, here μ2/1 is μ2/μ1। μ2 is refractive index of material of lens। लेंस का जो भी मटेरियल है, ग्लास का है, वाटर का है, या फिर किसी टर्पेंटाइन ऑयल का है, क्वार्ट्ज का है, किसी भी चीज़ का लेंस हो सकता है। तो उसकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एब्सोल्यूट वाली विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, वो μ2 है। और जो μ1 है बच्चे, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग मीडियम। उसके अराउंड जो भी मीडियम होगा, इसमें डेंसर एरर नहीं लिखेंगे क्योंकि बहुत सारे केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि सराउंडिंग मीडियम डेंसर हो और लेंस का मटेरियल जो है वो रेयर हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम ऐसा माने कि एक ग्लास का बड़ा सा टुकड़ा है और उसमें इस तरह का हवा का बबल रह गया, दिस इज एयर बबल। ठीक है, ये भी सिचुएशन हो सकती है। और ये जो ग्लास का टुकड़ा है वो सारा ग्लास ही है, ये ग्लास है चारों तरफ, बट यहाँ हवा का बबल रह गया उसके अंदर। तो ये अंदर वाला लेंस है, अभी ये रेयर मीडियम का लेंस बन गया इनसाइड द डेंसर मीडियम। हम लेकिन अंदर वाले को μ2 ही लिखेंगे फॉर्मूले के हिसाब से और बाहर वाले को μ1 नहीं लिखेंगे। वो बात अलग है कि यहाँ μ2/μ1 विल बी लेस देन 1, है ना, क्योंकि एयर है, एयर की इफेक्टिव इंडेक्स कम होती है और ग्लास की ज्यादा होती है। तो इस केस में ये जो μ2/μ1 होगा दैट विल बी लेस देन 1। अगर वो लेस देन 1 होगा तो यहाँ पे भी आंसर आपका नेगेटिव आ जाएगा, वो हम बाद में देखेंगे चीजें सारी। बट ये चीज ऐसे याद रखना है कि μ2 इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ लेंस, जो लेंस है हमारा, और μ1 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग मीडियम। ओके, तो दिस इज लेंस मेकर फॉर्मूला एंड इट इज सेम फॉर बोथ काइंड ऑफ लेंसेज। चाहे आप कॉन्वेक्स के लिए लिख लो, चाहे कॉन्केव के लिए लिख लो, प्लेनो कन्वेक्स, प्लेनो कॉन्केव, किसी के लिए भी आप लिखो तो जनरल फॉर्मूला यही है। बट उन केसेस में फिर ये R1 R2 की जो वैल्यूज होंगी बाई कॉन्वेक्स के केस में या प्लेनो कन्वेक्स के केस में, ये चेंज होती रहेंगी। बाकी सब सेम फॉर्मूला ऐसे ही लगेगा। तो लेट अस ड्राइव दिस रिलेशन। डेरिवेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये डायरेक्ट आ जाती है, अदरवाइज ज़्यादा इसमें क्वेश्चंस बन के आते हैं। तो फिर भी लेकिन आसान है, कोई टफ नहीं है, एक ही 2 स्टेप्स में हो जाती है फिनिश। तो इसलिए डेरिवेशन कर लेते हैं। डेरिवेशन से पहले मैं आपको अजम्पशंस बता दूं क्योंकि अजम्पशंस इंपॉर्टेंट हैं। ये आपको हर किसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में भी ध्यान में रखनी है और ये आपको जब इसको ड्राइव करना है तब भी लिखनी है। दिस फॉर्मूला is valid for a thin lens। थिन लेंस का मतलब है कि भाई पोल और ऑप्टिकल सेंटर दे आर वेरी क्लोज, P1, P2 आर वेरी क्लोज
to O. What is O? O is optical center. This is the first assumption. Second is the aperture of lens is very small. Aperture of lens is very small. Let us talk about what is aperture. Small. हाँ जी, let us talk about what is aperture. देखो, ये मान लो एक spherical surface है हमारे पास, स्फीयर है, कांच का गोला. अब इस कांच के गोले में से हमने दो लेंसेज काटे. एक लेंस हमने इस तरफ से काटा, ऐसे प्लेनो कन्वेक्स की बात कर रहा हूं मैं, प्लेनो कन्वेक्स लेंस हमने काटा, और एक ये काटा. ठीक है, दो है, इनको मैं शेड कर देता हूँ. ये देख, इधर वाला और एक इधर वाला. ठीक है, अब अगर मैं आपको पूछूं कि इन दोनों का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है क्या वो सेम है, निकाल के बाहर रख लेते हैं पहले. एक ये लेंस बन गया और दूसरा ये बन गया. अगर मैं आपको पूछूं इन दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है तो यस, रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों का सेम है, क्योंकि इसका भी रेडियस ऑफ कर्वेचर इसी के अकॉर्डिंग, इसी स्फीयर में से निकला है ये वाला पार्ट भी, और इसका भी रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो भी इसी स्फीयर में से निकला है, तो दैट इज सेम. R1 R2 बोथ of both the lenses is same, but aperture is not same. Aperture मतलब होता है साइज ऑफ लेंस. अगर आप इसको फ्रंट से देखो, इस लेंस को, ये जो मैंने पीस काटा है ना प्लेनो कॉन्वेक्स, अगर आप इसको फ्रंट से देखो तो ऐसा सर्कल जैसा नजर आएगा ग्लास. हाथ लगा के देखोगे तो मिडल से मोटा उभरा हुआ नजर आएगा, पीछे से फ्लैट होगा, आगे से उभरा हुआ नजर आएगा. बट ये सर्कल बन गया ना, तो इस सर्कल का जो डायमीटर होता है ये वाला, दैट इज अपर्चर. अपर्चर, ठीक है. अपर्चर वैसे भी क्या होता है, अपर्चर एक सुराख को बोला जाता है ना, तो जितना बड़ा होल होगा दैट इज अपर्चर. अपर्चर इज रिलेटेड विद द लाइट गैदरिंग कैपेसिटी ऑफ द लेंस. जैसे यहाँ पर अगर बना दूं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये अपर्चर हुआ, इधर बना दूं तो इसका अपर्चर बड़ा हुआ. ठीक है, ये वाला अपर्चर बड़ा है, तो दिस इज A2 अपर्चर 2, दिस इज अपर्चर 1. तो बट अपर्चर 2 इज ग्रेटर देन अपर्चर 1. अपर्चर को ध्यान से समझो. एक्चुअली इट इज द डायमीटर ऑफ द सर्कुलर पार्ट ऑफ द लेंस, जो हमें नजर आ रहा है उसका डायमीटर, दैट इज कॉल्ड अपर्चर. अब जितना बड़ा अपर्चर होता है उतना ज्यादा लाइट गैदर हो जाती है. मतलब यहाँ पर अगर प्रिंसिपल एक्सिस बनाए, देखो बच्चों, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस बनेगा ना. अब इस केस में जो लाइट रेज रहेंगी दे आर वेरी क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस, बिकॉज अपर्चर इज स्मॉल, तो दे आर क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस. लेकिन यहाँ पर अगर लाइट रेज की बात करूं तो दे आर नॉट क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस बिकॉज अपर्चर इज लार्ज. ये जो पीछे वाली रे आ रही है सबसे ऊपर वाली, ये कितनी दूर है प्रिंसिपल एक्सिस, ज्यादा दूर होगी ना एज कम्पेयर टू दिस लेंस. तो इसको फिर हम अवॉइड करते हैं, हम बड़े अपर्चर वाला लेंस नहीं कंसिडर कर रहे, वी आर कंसिडरिंग ए लेंस ऑफ स्मॉल अपर्चर. उससे क्या होता है कि ये जो रेज होती हैं दे आर वेरी क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस. इसके कारण फिर वो जो हम स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन लगा बैठे हैं ऑलरेडी, हमने जब वो रिलेशन ड्राइव करी रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस की, ये एंगल स्मॉल होते हैं ना, ऑब्जेक्ट का एंगल विद प्रिंसिपल एक्सिस और ये सब इंसिडेंट रे का एंगल विद प्रिंसिपल एक्सिस, ये सब छोटे माने थे ना, तो तभी होंगे वो सब सेटिस्फाइड अगर स्मॉल अपर्चर लेके चलोगे. और स्मॉल अपर्चर में एक और चीज होती है कि जो फोकस होता है ना लेंस का, दैट इज ए सिंगल पॉइंट. एक सिंगल पॉइंट होगा, फोकस ऑफ लेंस विल बी ए सिंगल पॉइंट. बट अगर बड़ा अपर्चर ले लो ना, तो ये जो दूर रेज होती हैं वो किसी अलग पॉइंट पर जाकर कन्वर्ज होती हैं, तो फोकस जो होता है वो ब्लर्ड हो जाता है. मतलब एक पॉइंट नहीं होता, एक रीजन बन जाता है उस केस में. लेकिन हमारे पास यहाँ स्मॉल अपर्चर रहेगा, तो स्मॉल अपर्चर के केस में इसी के कारण ये हो रहा है जो मैं नेक्स्ट पॉइंट लिख रहा हूं. ऑल द रेज आर पेरेक्सियल रेज. Paraxial rays, hence they are very close. They are very close. ऐसे लिखते हैं, hence नहीं as लिखना है. As they are very close to principal axis. तो they are very close to principal axis. ठीक है. These are पेरेक्सियल रेज. जो भी रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पास होती हैं उनको पेरेक्सियल रेज बोलते हैं, और वो स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन फिर लग जाती है हमारी. और लास्ट पॉइंट इज कि भाई जो ऑब्जेक्ट लेंगे हम इसको ड्राइव करने के लिए, ये डेरिवेशन के लिए है पॉइंट, ये सबके लिए वैलिड है जितने मैंने पॉइंट लिखे हैं यहाँ पे. थिन लेंस फॉर्मूला न्यूमेरिकल्स में भी होगा, बट इन द केस ऑफ डेरिवेशन वी विल कंसिडर ए पॉइंट ऑब्जेक्ट. So these are assumptions. Second thing that we have to state is sign conventions.
तो साइन कन्वेंशन सेम वैसे ही है जैसे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इन द केस ऑफ स्फेरिकल सरफेसेस। साइन कन्वेंशन में एक तो चीज जो चेंज हुई है वो ये है कि नाउ ऑल द डिस्टेंसेस विल बी मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, ये पहली अजम्पशन। दूसरी अजम्पशन, इंसिडेंट रे के अलोंग वाले डिस्टेंसेस पॉजिटिव और इंसिडेंट रे के ऑपोजिट वाले डिस्टेंसेस नेगेटिव। यहां लिख देते हैं ऑपोजिट वाले नेगेटिव, अलोंग वाले पॉजिटिव। और तीसरा कि अपराइट डिस्टेंसेस आर पॉजिटिव और प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे वाले डिस्टेंसेस जो होंगे वो नेगेटिव होंगे। तो ये हमारे पास साइन कन्वेंशंस आ गए। चलिए, तो नाउ टू ड्राइव द फॉर्मूला वी विल कंसीडर केस 1, वी कैन ड्राइव इट फॉर कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस के लिए ड्राइव करेंगे, मतलब अजम्पशन ये हमने कॉन्वेक्स लेंस ले लिया, जिसके लिए मर्जी ड्राइव कर लो, रिजल्ट सेम आना है। ठीक है, so this is a thin convex lens, this is optical center, principal axis x, p1 y सरफेस, ये बन गया xp2 y सरफेस। इस सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां लग गया c1, इस सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां लग गया c2। रेडियस ऑफ कर्वेचर बनाने हैं, इसका इधर बन जाएगा पॉजिटिव r1 और दूसरे वाले सरफेस का ऑप्टिकल सेंटर से रेडियस ऑफ कर्वेचर जो डिस्टेंस होता है सेंटर का, दैट इज -r2। इसको 2 बोल लेंगे क्योंकि ये दूसरा सरफेस हम मानते हैं। ऑब्जेक्ट को जनरली लेफ्ट हैंड साइड पे रखा जाता है, तो मान लेते हैं कि ये प्रिंसिपल एक्सिस पर यहां पर ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, दिस इज ऑब्जेक्ट। तो अब इस ऑब्जेक्ट से एक रे जाएगी जो किसी पॉइंट पर स्ट्राइक करेगी। मान लो ये पॉइंट है जहां पे रिफ्लेक्शन स्टडी करनी है। इस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर आपको नॉर्मल बनाना है बच्चों, तो ये नॉर्मल बन जाएगा। नॉर्मल passes through the center of curvature and that point, this is perpendicular at this surface। तो यहां से एक रे गई इंसिडेंट रे, यहां से एक रे यहां तक जाएगी इंसिडेंट रे, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एक रिफ्लेक्शन तो ये होगी क्योंकि ऑब्जेक्ट आपका रेयर मीडियम में पड़ा है ना, तो इंसिडेंट रे रेयर मीडियम में है, तो दिस इज रेयर टू डेंसर मीडियम वाला केस। यहां पर एक रिफ्लेक्शन हो चुकी है। ए पॉइंट से थोड़ी सी नॉर्मल की तरफ बेंड होगी लाइक दिस, है ना। तो ये एंगल बन गया आर, इसको R1 बोल दो, ये I1 है, इसको R बोल दो, चलो। तो ये थोड़ी सी बेंड हो चुकी है। अब दोबारा फिर से मीडियम चेंज हो रहा है, ठीक है। अब इस केस में एक इंसिडेंट रे इसको मानेंगे अंदर वाली। अब ये जो इंसिडेंट रे बाहर से अंदर आई थी ना, अंदर वो रिफ्लेक्टेड है, बट जब दूसरे सरफेस की बात करनी है तब इंसिडेंट रे आपकी डेंसर मीडियम में है। तो नाउ इन दिस केस IR इज इन डेंसर मीडियम। अब IR डेंसर मीडियम में है, तो सेकंड वाला जो रिफ्लेक्शन हुई है, ये दूसरी वाली रिफ्लेक्शन, ये केस बन जाएगा डेंसर टू रेयर का। मतलब अब ये डेंसर टू रेयर होगी ना, डेंसर से रेयर में जा रही है रे, तो वो कैसे होगी, किधर बेंड होगी, उसके लिए भी एक नॉर्मल बना लेते हैं। यहाँ पे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये इस पॉइंट को मिला देते हैं, अनदर नॉर्मल। अब ये डेंसर टू रेयर जा रही है तो क्या होगा, ये एंगल बड़ा बनेगा दूसरा वाला उससे, तो इस तरह से ये बेंड करके कहीं पर ऐसे बड़ा एंगल बनेगा ना, तो यहाँ पर इमेज बन गई, फाइनल इमेज। अब अगर ये फर्स्ट वाला केस ये ना होता, ये सॉरी, अब अगर ये सेकंड वाला सरफेस ना होता, तो ये जो रे थी ये सीधी चली जाती ना ऐसे, तो वो हमारा वही वाला केस था जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, रिफ्रैक्शन थ्रू ए कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। ये मैं जो फर्स्ट इमेज बना रहा हूं, ये वाली, ये I1 मान लेते हैं, दिस इज ड्यू टू द रिफ्रैक्शन थ्रू द फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस, कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। अच्छा, तो एक तो ये रे है ऐसे, ठीक है, ये बेंड होके यहां तक पहुंच गई है। दूसरी रे कौन सी होती है, देखो जब भी इमेज बनती है ना, तो वो दो रेज जहां पर इंटरसेक्ट करती हैं वहां इमेज बनती है। एक रे ऑब्जेक्ट से निकली, इस तरह से रिफ्लेक्ट होकर यहां पे पहुंची, दूसरी ये है, ये रे सीधी जो जा रही है ना ऑप्टिकल सेंटर में, तो सीधी निकल जाती है रे, ये प्रॉपर्टी होती है इसकी। और ये नॉर्मल के अलॉन्ग ही जा रही है ना, ये नॉर्मल ही तो है, तो नॉर्मल के अलॉन्ग वाली रे सीधी चली जाती है, ये ऐसे चली गई। तो ये दोनों रेज जहां पे जाके मिलती हैं, देयर विल बी द इमेज। तो सबसे पहले आपको ये डायग्राम बनाना आना चाहिए, ठीक है। अब कुछ डिस्टेंसेस मान लेते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मान लेते हैं। ऑब्जेक्ट का फर्स्ट सरफेस के विद रिस्पेक्ट टू ये डिस्टेंस है,
दिस विल बी माइनस यू, क्योंकि इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में जा रही है। ये जो पहली इमेज बनी थी, अगर ये दूसरा सरफेस ना होता तो जो फर्स्ट इमेज बनती, अगर ये दूसरा वाला सरफेस ना होता तो ये I1 इमेज होती ना हमारे पास। जब आप फर्स्ट टाइम फॉर्मूला लिखोगे इस सरफेस के लिए तब आपको ये डिस्टेंस चाहिए होगा, तो वो बनेगा प्लस V1, उसको V1 मान लेते हैं। पॉजिटिव इसलिए क्योंकि राइट हैंड साइड पे है। बट यहां पर दूसरी बार रिफ्लेक्शन हो चुकी है, तो दूसरी बार रिफ्लेक्शन होने के कारण हमारी इमेज यहां बन रही है। दिस इज द फाइनल V प्लस V इमेज डिस्टेंस। ये कुछ चीजें आपको माननी पड़ेंगी। और बच्चों ये सारा कुछ ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करना है। यहाँ लाइन भी लगा देनी है ताकि पता चले कि यू आर मेजरिंग एवरीथिंग फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। तो अभी क्या होगा, तो ये डायग्राम जो है ना, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। अब हम इसको ड्राइव करने वाले हैं, तो वी विल अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस 2 टाइम्स, क्योंकि यहाँ पर 2 बार रिफ्लेक्शन हो रही है तो हम 2 बार फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सबसे जो पहले अप्लाई करेंगे, फर्स्ट टाइम जो अप्लाई करेंगे वो हम करेंगे R2D के लिए, क्योंकि द रे इज गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर। ठीक है, तो आई विल राइट हेयर the first refraction is at point A, the incident ray is going from rarer to denser medium and an image I1 is formed. ठीक है, ये I1 यहां पर है। ठीक है, नाउ इफ इसको ना O डैश मान लेते हैं ऑब्जेक्ट को, therefore for surface x P1y, देखो we have क्या रिलेशन है हमारे पास, μ2 माइनस μ1 बाय, देखो इस सरफेस की बात हो रही है। देखो पहले बाल थोड़ा डायग्राम, देखो इस सरफेस की बात हो रही है। इस सरफेस के लिए हमारे पास जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है दैट इज R1, तो यहाँ पर आएगा μ2 माइनस μ1 बाय R1 इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1। अब ये R2D का केस है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस रेयर मीडियम में आएगा। दिस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, उसको U लिखेंगे, और जो इमेज डिस्टेंस आएगा दैट विल बी इन डेंसर मीडियम, तो ये V1, क्योंकि अभी यही इमेज है हमारी फर्स्ट सरफेस के लिए। ठीक है जी, तो अभी आपने दोबारा माइनस प्लस नहीं यहाँ पुट करने, ये रिलेशन फाइनल हमने लिख देनी है फॉर द फर्स्ट सरफेस। सिमिलरली फॉर सेकंड सरफेस, अब ये जो सेकंड सरफेस है XP2y, उस केस में जो हमारी रे ऑफ लाइट है दैट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर, तो उस केस में हम यूज करेंगे D2R वाला फॉर्मूला। फॉर सेकंड रिफ्रैक्शन at B, so this point is B point, the incident ray is going from denser to rarer medium। ठीक है जी, ओके। The image I1 now acts like object, therefore ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की जगह जब हम U जहां पुट करते हैं वहां V1 आ जाएगा अभी, क्योंकि नाउ इट इज एक्टिंग लाइक द ऑब्जेक्ट, इसको आपने V1 पुट कर देना है। और जो हमारा इमेज डिस्टेंस है जहां हम V पुट करते हैं फॉर्मूले में, उसकी जगह हमारे पास ये फाइनल वाला डिस्टेंस आएगा ना, नाउ दिस इज द फाइनल इमेज, उसको V ही रहने देंगे। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, साइन कन्वेंशन यहां नहीं पुट करने डेरिवेशन में। और जो रेडियस ऑफ कर्वेचर हम R पुट किया करते हैं वो इस सरफेस के लिए पुट करेंगे और वो R2 बनेगा, R2। ठीक है, तो ये वैल्यूज अब हमें पुट करनी है इन द रिलेशन फॉर डेंसर टू रेयर मीडियम। देयरफॉर
R2 हाँ जी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारे पास बच्चे V1 है, बट दैट इज इन डेंसर मीडियम, तो यहाँ V1 आएगा डेंसर में, क्योंकि D2R वाला केस कर रहे हैं ना। और इमेज डिस्टेंस हमारे पास रेयर मीडियम में हम मान के, क्योंकि इमेज तो फाइनली बाहर ही बन रही है ना रेयर मीडियम में, तो उसके लिए हम फाइनली V लेके चलेंगे। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, सबट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, तो μ2 माइनस μ1 विल बी कॉमन, ये मैंने यहाँ लिख लिया, R2 1/R2 माइनस 1/R1, ये ब्रैकेट में चला गया, और ये 2 वाली सारी इक्वेशंस हम वैल्यूज लिख लेंगे, -1 वाली जो हैं टर्म्स ये हैं, तो ये नेगेटिव हो जाएगी, ये पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है जी, तो ये दोनों कट गए। यहां ब्रैकेट चाहिए, μ1 कॉमन, ठीक है जी, तो यहां से फॉर्मूला बन गया 1/u माइनस 1/v इज इक्वल टू μ2/μ1 माइनस 1/R2 माइनस 1/R1, ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास। ओके, नाउ इफ वी कंसिडर दिस सिचुएशन कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे है, मतलब u इन्फिनिटी हो जाए, और फिर जो इमेज बनेगी वो फोकस पे बनती है, ये हमारी नॉलेज है, हमें ऑलरेडी पता है कि इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो फोकस पे इमेज बनती है, तो उस केस में जो v होगा वो f के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पुट करेंगे 1/infinity, ऐसे एक लाइन लिख लेते हैं, इफ ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी देन इमेज इज फोकस। तो यहां पुट करेंगे, इसको आगे ले जाते हैं, तो पुट और यू कैन राइट माइनस साइन उधर ले जाओ, तो फिर ये बन गया 1/f इज इक्वल टू 2μ1 माइनस 1 1/R1 माइनस 1/R2। तो दिस इज लेंस मेकर फॉर्मूला।